इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज कर रहा है। अब ये NO2 दोनों शो करता है -M। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होराइजन अकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता और आज हम करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर के नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नीट एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार PYQ ज़रूर सॉल्व करें, इसलिए हमने जो है ये सीरीज़ बनाई है जिसमें हम चैप्टर वाइज नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर से। तो ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विद लुकास रिएजेंट। तो पहले तो ये बताओ लुकास रिएजेंट होता क्या है। ZnCl2 और HCl को हम लुकास रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये यूज़ किया जाता है अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि सपोज अगर हमें एक एल्डिहाइड या एक अल्कोहल दे दिया तो अल्कोहल लुकास टेस्ट देगा जबकि एल्डिहाइड लुकास टेस्ट नहीं देगा। दूसरा, इसको हम यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को। 3 डिग्री अल्कोहल के केस में जब हम उसमें लुकास रिएजेंट डालते हैं, मतलब ZnCl2 और HCl डालते हैं, तो इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाती है। लुकास टेस्ट के केस में जब हम 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाती है। 2 डिग्री अल्कोहल में 5 से 10 मिनट में टर्बिडिटी आती है और 1 डिग्री रिएक्ट ही नहीं करता या बहुत ज़्यादा देर बाद उसमें टर्बिडिटी आती है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विद लुकास रिएजेंट। कौन सा जो है इंस्टेंटेनियसली लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब कौन से केस में हमें इमीडिएटली टर्बिडिटी मिल जाएगी। तो अभी मैंने बताया 3 डिग्री अल्कोहल के केस में हमें इमीडिएटली टर्बिडिटी मिल जाती है। तो अब हमें ये बताना है कि जितने भी ऑप्शंस है इसमें से 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है। पहले वाला तो 1 डिग्री है क्योंकि ये कार्बन जिससे OH अटैच है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, ठीक है। दूसरा वाला हमको 2 डिग्री दिख रहा है क्योंकि ये कार्बन जिससे OH अटैच है ये 2 डिग्री है, ये फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री है और ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, मतलब टर्शरी। इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है और ये कार्बन 3 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। अल्कोहल दे रखा है, उसमें HBr डाल रखा है। HBr जो है ये ब्रेक करेगा H+ और Br- में, पता है हमको ये बात। अब ये जो अल्कोहल में ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर्स होते हैं, इसके लोन पेयर्स इस H+ पे अटैक करेंगे और क्या बनेगा, देखो CH3 CH CH CH3, यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे OH2, ये OH2 और प्लस ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, यहाँ से इस तरह ये बॉन्ड ब्रेक होगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। फिर देखो क्या बनेगा, CH3 CH CH CH3, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ CH3, इस तरह से एक कार्बोकटायन बनेगा। अब ये जो कार्बोकटायन बना है ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है। क्या रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम इस कार्बोकटायन को और स्टेबल बना सके। हमें पता है कोई भी कंपाउंड चाहता है कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो। अब क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम इस 2 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकें। बिल्कुल है। क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है इसको शिफ्ट करवा देते हैं इधर। तो हमने करवाया हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे ही हमने हाइड्राइड शिफ्ट करवाया तो क्या बन जाएगा, CH3, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया C+, यहाँ आ गया CH2 CH3 और यहाँ CH3। अब ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकटायन बन गया जो इस कार्बोकटायन से ज़्यादा स्टेबल था। अब बस फाइनल स्टेप बचा है, Br- है, ये Br- और ये प्लस आपस में बॉन्ड बना के प्रोडक्ट बना लेंगे। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ये वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हुआ बताओ फटाफट, A B, ऑप्शन C और D तो इसमें
दे ही नहीं रखे। तो कोई बात नहीं, जिस भी ऑप्शन में आपको ये दिखे वो हमारा आंसर होगा। इसमें है नहीं अभी ऑप्शन, जिसमें भी ये ऑप्शन दिखे वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसमें सी और डी गायब है, सी या डी में से कोई एक आंसर हमारा होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे याद कर लो। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर ये देखो CH और CH3, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल यूनिट। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। बेंजीन रिंग के ऊपर जब आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा होता है तो उसका कॉमन नेम होता है क्यूमीन। क्या होता है कॉमन नेम, क्यूमीन। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ये बेंजीन है और ये हमारे पास प्रोपाइल है, 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल। अब बीच वाले कार्बन से अगर बेंजीन अटैच हो जाए इस तरह, तो इसका नाम हो जाएगा क्यूमीन। ठीक है, अब ये जो क्यूमीन है, इसमें जब हम O2 डलवाते तो क्या है, खुद ही डालते हैं, या जब हम इसकी ऑक्सीजन के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इस इंटरमीडिएट में। इसको ऐसे लिख दे, ये वाला CH3 यहाँ ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, इससे आपको इजी रहेगा समझने में। ये जो O2 डाला, ये यहाँ इधर बीच में आके घुस जाता है और OOH ये बन जाता है। ठीक है, ये हमारा इंटरमीडिएट बनता है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसमें H+ और वाटर डालते हैं, क्या डाला हमने, H+ और वाटर, तो इसके अंदर से एसिटिक एसिड बाहर निकल जाता है और फिनॉल बनता है। इस तरह से ये बाहर निकल जाएगा। क्या बना, ये CH3 CO CH3, एसीटोन बोलते हैं इसको। एक तो एसीटोन बाहर निकल गया, प्लस ये पूरा बचा हुआ, ये है हमारा फिनॉल। ये फिनॉल, तो एसीटोन और फिनॉल मिलता है जब हम क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं और फिर H+ और वाटर डाल देते हैं उसमें। तो अब ये देखो, इन्होंने यहाँ फाइनल में फिनॉल और एसीटोन बना रखा है, स्टार्टिंग में क्यूमीन दे रखा है, इंटरमीडिएट पूछा है। तो अभी हमने सीखा कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, ये वाला हमारा इंटरमीडिएट बनता है। तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा, ये इंटरमीडिएट इन्होंने बना रखा है यहाँ पर ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट P, Q एंड R इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर P, Q एंड R आपसे पूछा है। बेंजीन है, उसमें प्रोपाइल क्लोराइड डाला है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। अगले पेज पे लिखते हैं इसे, बेंजीन है, इसमें हमने CH3 CH2 CH2Cl डाला इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। जैसे ही आपको एनहाइड्रस AlCl3 दिखे, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या आना चाहिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या होता है इस रिएक्शन में, हम कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, सपोज बेंजीन, उसमें डाला RCl, ठीक है, या RX, कुछ भी हो सकता है। फिर हमने इसमें कैटलिस्ट लिया एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पे जो H होगा और ये Cl, ये H और Cl बॉन्ड बना के बाहर निकल जाता है HCl, और बेंजीन रिंग के ऊपर R ग्रुप अटैच हो जाता है। ठीक है, ये होती है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। वही सेम रिएक्शन यहाँ होगी, देखते हैं कैसे होएगी। पहले स्टेप में तो ये Cl बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, ठीक है, और Cl माइनस बाहर निकल गया। अब ये जो कार्बोकैटायन बना, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्या हम इसे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, रीअरेंजमेंट करके। ये 1 डिग्री है, हाइड्राइड शिफ्ट करवा के इसे 2 डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसको मैंने बना दिया 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये है ज़्यादा स्टेबल। अब ये कार्बोकैटायन अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर, अब ये कार्बोकैटायन अटैक करेगा बेंजीन पे, और इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, यूजुअली होने वाली गलती बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, कि आप ये वाला प्रोडक्ट बनाए आते, बेंजीन रिंग CH2 CH2 CH3,
यहाँ से Cl निकालते और इस कार्बन को अटैच करवाते इस बेंजीन से, उस केस में आपका आंसर गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना होता है, तो बीच में एक स्टेप रीअरेंजमेंट का भी आएगा। इसलिए आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन कैसे हो रही है और उसमें जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या बन रहा है। ठीक है, ऐसा हुआ। अगर हम इसका प्रॉपर मैकेनिज्म देखें तो वो इस तरह होता है। देखो, जब उसने अटैक करा तो यहाँ पे CH CH3 आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। अगले स्टेप में यहाँ जो हाइड्रोजन होगा ये बाहर निकल जाता है और हमको वापस बेंजीन रिंग CH और CH3 बन जाता है। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये तो हमारा बन गया P। ये जो बना ये बना हमारा P। पहले इन्होंने P बनाया था, P तो बन गया। यहाँ बना देते हैं, क्या बना? बेंजीन रिंग, उसके ऊपर CH3 और CH3। क्या आपको ये कहीं देखा देखा लग रहा है? बेंजीन रिंग, उसके ऊपर प्रोपाइल है जो कि सेकंड कार्बन से जुड़ा है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा कि इसका नाम क्या होता है? क्यूमीन। तो P तो हमारा क्यूमीन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करा? O2 डाला, ऑक्सीडेशन, फिर H3O+ और हीट करा। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि क्यूमीन का ऑक्सीडेशन कराने पे हमें क्या मिलता है? एसीटोन और फिनॉल। तो Q हमारा एसीटोन हो जाएगा और R हमारा फिनॉल हो जाएगा। इस केस में इन्होंने इंटरमीडिएट नहीं पूछा, लास्ट क्वेश्चन में इंटरमीडिएट पूछा था, इसमें उसने डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछ लिया। तो P क्यूमीन हो गया, Q एसीटोन और R फिनॉल। हम ऑप्शन देख लेंगे, ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। देखो, ये क्यूमीन बना रखा है इन्होंने, ये फिनॉल और ये एसीटोन। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। यहाँ हमें फिनॉल दे रखा है, हमें पता है फिनॉल एसिडिक होता है। क्यों होता है वो एसिडिक? क्योंकि वो H+ रिलीज कर सकता है। फिनॉल जब H+ रिलीज कर देता है तो क्या बनाता है? एक जनरल क्वेश्चन है कि फिनॉल, ये फिनॉल है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस तरह H+ बाहर निकल गया, साथ में क्या बनता है? O-। इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड। तो H+ रिलीज होता है और फिनॉक्साइड आयन बनता है। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन बनता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इस तरह ये रेजोनेंस शो कर सकता है पूरी रिंग में, इसलिए ये काफ़ी स्टेबल होता है। इस वजह से हम बोलते हैं कि फिनॉल जो है वो एसिडिक है, क्योंकि H+ रिलीज करने के बाद जो हमारा आयन बनता है फिनॉक्साइड आयन, वो स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से। अब इसने ये पूछा है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो आप ये देख सकते हो कि इनमें से किस केस में सबसे ज़्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बनेगा। जिस केस में सबसे ज़्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बनेगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। बनाते हैं, इसी में कर लेते हैं। पहले केस में ये बनेगा, H हट गया और उस पर O पर माइनस चार्ज आ गया, H हटा दिया, O पे माइनस चार्ज, H हटा दिया, O पे माइनस चार्ज। ये वाले फिनॉक्साइड आयंस बनेंगे हर केस में। अब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? ये NO2 ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? हमें पता है NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पे 3 NO2 लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और यहाँ CH3 लगा हुआ है, और CH3 होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे जो माइनस चार्ज है ये, इसको सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो जो माइनस चार्ज है वो चाहता है कि मैं कम हो जाऊँ, कोई मेरे से आके मेरी नेगेटिव चार्ज जो है ले ले। अब NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो उसका माइनस चार्ज कम कर देगा, उसको स्टेबलाइज कर देगा। तो इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहे हैं जो कि फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। एक तरीका तो ये हो गया देखने का। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो? दूसरा आप इस तरह समझ सकते हो इसे। इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है। ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? जो आसानी से H+ दे दे। जो जितना जल्दी H+ दे देगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक। तो अब हमें ये देखना है कि इन चारों में से कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, कौन सबसे जल्दी H+ दे देगा। वो कैसे देखेंगे? ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, हर केस में होगा, और ये वाला बॉन्ड ही ब्रेक करना है
ताकि H प्लस रिलीज हो जाए। तो जिस केस में ये बॉन्ड सबसे इजीली टूट जाएगा वो हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। अब देखो इस बॉन्ड को वीक कौन बनाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये जो 3 NO2 ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो ये वाला बॉन्ड वीक हो रहा है, और जैसे ही ये बॉन्ड वीक होगा तो ये आसानी से टूट जाएगा। जितना ज़्यादा आसानी से टूटेगा उतना जल्दी H प्लस निकलेगा, उतना ज़्यादा एसिडिक। तो आंसर तो यही रहने वाला है, पर दो अलग तरीक़ों से आप समझ सकते हो। और तीसरा आप सिंपली ये याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करती है एसिडिटी को और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करती है एसिडिटी को। तो 3 तरीके हैं, तीनों में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। ये आप सिंपली याद रख सकते हो और ये आपके रीज़न के साथ है कि क्यों जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज कर रहा है और क्यों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द एंड प्रोडक्ट सी इज, एंड प्रोडक्ट बताना है आपको। सबसे पहले हमारे पास है CH3Br, इसमें डाला KCN, क्या बनेगा, ये Br और CN अपनी जगह चेंज कर लेंगे, CH3CN हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर आगे क्या डाला है, आगे डाला है H3O+। H3O+ का क्या काम है, हाइड्रोलिसिस करना। जब हम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये आपको याद होना चाहिए। ये प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में है। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने पे हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ये हमने इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट LiAlH4, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा रिएजेंट है, रिड्यूसिंग, और नॉर्मल रिड्यूसिंग नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये। तो ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देगा। किस में रिड्यूस करेगा, अल्कोहल में। तो कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, इसको रिड्यूस कर दो अल्कोहल में, क्या बनेगा CH3 CH2OH। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया C। पूछा क्या है उसने, एंड प्रोडक्ट C ही पूछा है। बताओ अब इसका IUPAC नेम, क्या ये एसीटोन है, नहीं, मिथेन नहीं, एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो बना ही नहीं, इथाइल अल्कोहल, 2 कार्बन है इसलिए इथाइल और अल्कोहल। तो इसने यहाँ कॉमन नेम लिख दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, चाहे वो IUPAC नेम लिखे इसका चाहे कॉमन नेम, आपको पता होना चाहिए कि ये इथाइल अल्कोहल है या फिर इथेनॉल, दोनों में से कुछ भी बोल दे आप ऑप्शन पे टिक लगाए आओगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ द मोस्ट एसिडिक नेचर। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। हम क्या करेंगे, H+ रिलीज करवा के आयन बनाएंगे, जिस केस में सबसे ज़्यादा स्टेबल आयन बनेगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक बनाते हैं। H+ रिलीज हो गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे H+ रिलीज हो गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, H+ रिलीज ऑक्सीजन पे नेगेटिव, H+ रिलीज ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये सारे आयन्स बनेंगे। अब आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल आयन कौन सा है। तो ध्यान से देखो, जो ऑप्शन बी है उसके अंदर रेजोनेंस हो रही है, उसके अलावा और किसी भी जो एग्जाम्पल है जो ऑप्शन है उसमें रेजोनेंस नहीं हो रही। ये बेंजीन है, इसको इस तरह बना सकते हैं, तो ये इस तरह से रेजोनेंस शो कर सकता है। इसके केस में रेजोनेंस नहीं होगी क्योंकि यहाँ एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया, ये इधर जाएगा, ये आगे कहीं जा ही नहीं सकता। इसमें रेजोनेंस नहीं हो रही क्योंकि अंदर बॉन्ड्स नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रही, तो सिर्फ ऑप्शन बी में रेजोनेंस हो रही है। रेजोनेंस होने की वजह से जो आयन बना वो ज़्यादा स्टेबल है, तो ये मोस्ट एसिडिक हो गया, मोस्ट एसिडिक। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा मोस्ट एसिडिक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स द एसिडिटी ऑर्डर इज। फिर से आपको एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। पहले तो क्या करते हैं, इन सबके स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये जो 4 दे रखे हैं इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला क्या दे रखा है, फिनॉल, फिनॉल तो नॉर्मल ही है, ये हो गया फिनॉल। नेक्स्ट दे रखा है मिथाइल फिनॉल CH3, ये फिनॉल है, इस पे जो है CH3 लगाना है। अब क्योंकि इन्होंने कहीं मेंशन नहीं करा है 2, 3, 4, कहीं भी लगा देते हैं अपनी मर्जी से,
यहाँ लगा दिया सपोज, ठीक है। आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे आप कहीं भी लगाओ। फिर क्या दे रखा है, मेटा नाइट्रोफिनॉल। मेटा मतलब 1 और 3 पोजीशन, मेटा का मतलब पता है ना 1 और 3, तो ये 1 2 3rd पोजीशन पे हमने NO2 लगा दिया। फोर्थ दे रखा है पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा का क्या मतलब होता है, पैरा का मतलब 1 4, ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्थो का मतलब 2 ग्रुप्स 1 और 2 पोजीशन पे है, मेटा का मतलब 2 ग्रुप्स 1 और 3 पोजीशन पे है, और पैरा का मतलब कि कोई भी 2 ग्रुप्स 1 और 4 पोजीशन पे है। तो अब आखिरी वाला पैरा है मतलब 1 और 4 पर, तो 1 पे OH लगा दिया और 4 पे NO2 लगा दिया। अब जो है हमें इसकी क्या बतानी है, एसिडिक नेचर, कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो अभी हमने पीछे देखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डिक्रीज करते हैं एसिडिटी को, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करते हैं एसिडिटी को। अब ये जो यहाँ पे तो कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ, इसमें ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। इनको नाम दे देते हैं 1 2 3 और 4। तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करता है, मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक तो 3 और 4 होंगे क्योंकि उसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। 3 और 4 सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर ये आएगा 1 क्योंकि इस पर कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को क्या करता है, डिक्रीज। तो सबसे कम एसिडिक होगा हमारा 2, ठीक है, सबसे कम एसिडिक 2, फिर 1, और 3 और 4 सबसे ज़्यादा एसिडिक क्योंकि इसमें लग रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब हमें इन दोनों में डिसाइड करना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। अब आपको पता होगा ये जो NO2 है ये शो करता है -M और -I, ये दोनों इफेक्ट शो करता है। M को R भी बोल सकते हो, -M या -R जैसा भी आपने पढ़ा है। NO2 दोनों शो करता है, -M भी और -I भी। अब जब हमारा NO2 मेटा पोजीशन पे है तो इस केस में ये खाली -I इफेक्ट लगा रहा है। क्या लगा रहा है, -I, -M नहीं लगा पा रहा। -M लगाएगा ये सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, -I लगाएगा हर पोजीशन पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये पैरा पोजीशन पे है तो ये -M और -I दोनों लगा रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसमें 2 माइनस लग रहे हैं, इसमें खाली 1 लग रहा है, तो ये ज़्यादा एसिडिक हुआ और ये कम, ठीक है। वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखा रहा है, -M भी लगा रहा है और -I भी, ये वाला खाली -I दिखा पा रहा है। दूसरा में ये भी पता है -M को हम प्रायोरिटी देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो 4 सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर 3, फिर 1 और फिर 2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 4 3 1 2, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट Z इज। आपको इसमें प्रोडक्ट Z बताना है। सबसे पहले उसने हमें दे रखा है फिनॉल, फिनॉल में डाला जिंक डस्ट। जब भी हम फिनॉल में जिंक डस्ट डालते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, बेंजीन में, ठीक है। ये सारी रिएक्शंस बुक में लिखी हुई हैं, आपको याद होनी चाहिए कि फिनॉल में जब जिंक डस्ट डालते हैं तो जो है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो X तो हो गया हमारा बेंजीन। अब उसमें उसने डाला है CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपको एनहाइड्रस AlCl3 लिखा हुआ मिले तो आपके दिमाग में आनी चाहिए फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। और क्या होती है वो, बेंजीन के ऊपर R ग्रुप लग जाता है और HCl बाहर निकल जाता है। अब ये बेंजीन बना, इस केस में हमारा R ग्रुप है CH3, तो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CH3 और साथ में HCl बाहर निकल जाएगा। अब इसके अंदर उसने डाला है एल्केलाइन KMnO4। क्या काम होता है KMnO4 का, ऑक्सीडेशन। जैसे ही KMnO4 लिखा हुआ आए आपके दिमाग में आना चाहिए ऑक्सीडेशन। अब ऊपर जो हमारा प्रोडक्ट Y बना है वो है टॉलिन, ठीक है, टॉलिन बोलते हैं इसे बेंजीन के ऊपर CH3 को। और KMnO4 क्या करेगा, इसे कन्वर्ट कर देगा बेंजोइक एसिड में, बेंजीन के ऊपर COOH। ये जो हमारा KMnO4 है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और बेंजीन के ऊपर सिर्फ CH3 नहीं, चाहे कुछ भी लगाओ, सपोज मैंने लगा दिया CH2CH3 इथाइल ग्रुप, इसको भी ये कन्वर्ट कर देगा बेंजोइक एसिड में।
यहाँ पे 2 कार्बन है पर यहाँ जाकर एक ही कार्बन हो गया। इसके ऊपर अगर सपोज मैंने 3 कार्बन की चेन लगा दी इस तरह से और फिर उसमें KMnO4 डाला, तो ये भी उसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो KMnO4 का काम होता है बेंजीन के ऊपर कोई भी एल्काइल ग्रुप लगाओ, चाहे वो कितनी भी बड़ी चेन है, उसको वो कन्वर्ट कर देगा COOH में। तो यहाँ पे उसने CH3 को कन्वर्ट कर दिया COH में। ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट Z। क्या नाम है इसका? बेंजोइक एसिड। तो टिक कर देते हैं हम कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, बेंजोइक एसिड करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आ गए हम ईथर्स पे। अभी तक चल रहा था अल्कोहल्स और फिनॉल्स। इसमें हमने डाला HI और हीट। ये क्या होगा? ब्रेक होएगा। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, इधर H और इधर I भेज दे, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दें और इधर H और इधर I भेज दे। यही सीखा है हमने कि ROR में जब हम HI डालते हैं तो हमें मिलता है अल्कोहल ROH प्लस RI, ये हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं। अब 2 पॉसिबिलिटी है कि ये बॉन्ड यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है और ये बॉन्ड यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा। तो अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास, ये दिख नहीं रहा होगा कलर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस में जा सकते हैं। क्या ये इस साइड रेजोनेंस में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, इधर तो CH2 है, पर ये इस साइड जो है रेजोनेंस में जा सकते हैं। अब ये इस तरह रेजोनेट कर रहे हैं, ऐसे गया फिर ऐसे गया, एक एक करके ऐसे रेजोनेंस शो करेंगे। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब हमें पता है डबल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है, जबकि इस साइड ये सिंगल बॉन्ड है, इधर इस पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ से ब्रेक नहीं करेगा। क्यों? रेजोनेंस की वजह से। तो हमने क्या करा, बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करा दिया, इधर H और इधर I भेज दिया। क्या बनेगा? बेंजीन रिंग CH2I। कहाँ दिख रहा है ये रहा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, पहले ही हो गया। और इस साइड क्या बनेगा? इस सब को अगर हटा दे, बेंजीन रिंग O और H, फिनॉल। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI गिव्स। सेम क्वेश्चन है, HI के साथ क्लीवेज करवानी है। अब आपको एनिसोल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एनिसोल कॉमन नेम होता है मिथॉक्सी बेंजीन का। किसका कॉमन नेम होता है? मिथॉक्सी बेंजीन का। मतलब बेंजीन के ऊपर OCH3। अगर बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा हुआ है ये, तो इसको हम बोलते हैं एनिसोल। अब इसके अंदर हमने डाला HI, सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह होगा। 2 पॉसिबिलिटी है, अगले पेज पे करते हैं इसे। ये बेंजीन रिंग है, इस पे डाला O, ये एनिसोल है, इसमें डाला HI। 2 पॉसिबिलिटी है, पहली कि यहाँ से ब्रेक हो जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी कि यहाँ से ब्रेक हो जाए। अब क्या करेंगे, सेम लास्ट वाले केस की तरह देखते हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर्स हैं जो इस तरह रेजोनेंस शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इस साइड नहीं आया, उस साइड सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक नहीं करेंगे। क्या बनेगा? बेंजीन रिंग O और H, और उस साइड बन जाएगा CH3I। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा। अगर आपने यहाँ से ब्रेक कर दिया फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर यहाँ रेजोनेंस हो रही है और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो दूसरी साइड से ब्रेक करेंगे। ये वाला ग्रुप जाएगा I के पास और ये वाला ग्रुप जाएगा H के पास, ठीक है। तो क्या आंसर हुआ? फिनॉल एंड CH3I। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फिनॉल एंड CH3I का? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।